नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है एक आदमी की जो गुलाम बनकर भी गजब के संघर्ष से जिंदा बचता है। गुलामी और नरसंहार के बीच उसने 5 साल तक आधी दुनिया पार की, सिर्फ अपनी बेटियों को खोजने के लिए। कहानी का असली घटनाक्रम 1915 में शुरू होता है। मुख्य किरदार एक लोहार है जिसका नाम नजरेट है। वो अपनी छोटी सी कार्यशाला में चाकू और कैंची बनाता है। उसके साथ काम करने वाला उसका मददगार लिवोन नोटिस करता है कि नजरेट धीरे धीरे अपने काम की मजदूरी बढ़ा रहा है। काम खत्म करने के बाद नजरेट चर्च जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। वह मानता है कि उसे अमीर लोगों से जलन होती है, लेकिन फिर भी वह गरीबों को दिल खोलकर दान देता है। उसके बाद नजरेट अपनी जुड़वां बेटियों को स्कूल से लेकर घर लौटता है। रास्ते में उनसे बातें करते हुए वह आसमान में एक सफ़ेद पक्षी देखता है और कहता है, यह एक बड़े सफ़र की निशानी है। रात को खाने की मेज़ पर पूरा परिवार युद्ध की स्थिति पर बात करता है। नजरेट को चिंता है कि कहीं सेना में भर्ती का असर उनके परिवार तक न पहुंच जाए, लेकिन आधी रात को अचानक सैनिक दरवाज़ा खटखटाते हैं। नए कानून के अनुसार 15 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा था। नजरेट उन्हें पैसे देकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक रिश्वत लेकर भी उसे पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ ही समय बाद अर्मेनियाई लोगों को हथियारबंद सैनिकों के बीच पैदल चलवाया जाता है, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान की बजाय सड़कों पर मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है। जो लोग थक जाते हैं या काम नहीं कर पाते, उन्हें बेरहमी से कोड़े मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी बीच एक दिन नजरेट देखता है कि उनके सामने से औरतों, बच्चों और बूढ़ों की लंबी कतार गुजर रही है, जिन्हें भी कैद कर ले जाया गया है। नजरेट एक गिरी हुई लड़की को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार चिल्लाकर उसे पीछे हटने और चुप रहने को कहते हैं। शाम को आग के ढेर के पास एक छोटा लड़का आता है जो कैदियों की उस लंबी कतार से बिछड़ गया था। उसके माता पिता शहर में ही मर गए थे, लेकिन जैसे ही वह एक सैनिक को देखता है, डर कर भाग जाता है। इस कठिन मजदूरी के बीच 1 साल बीत जाता है। एक दिन काम करते करते एक मजदूर बुखार से गिरकर मर जाता है। नजरेट अपने साथी के साथ उसकी चुपचाप कब्र बनाता है और उसे दफना देता है। रात में एक तुर्क उनके कैंप में आता है। वह कैदियों को सूखे मुनक्का खिलाता है और कहता है कि अगर अर्मेनियाई लोग उनका धर्म कबूल कर लें तो सरकार उन्हें माफ़ कर देगी। भीड़ में से कुछ लोग गुस्से और तानों के बीच आगे आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सुबह जब बाकी अर्मेनियाई अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कैंप खाली हो चुका है। सैनिक उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। भूखे प्यासे मजदूर राख में बचे खुचे खाने की तलाश करते हैं। तभी अचानक एक और सैनिकों का दल उन्हें पकड़ लेता है। जो भागने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। बाकी कैदियों को बांधकर पहाड़ों में ले जाया जाता है। वहां उन्हें दीवार की ओर खड़ा कर दिया जाता है। अधिकारियों का आदेश था कि गोलियां बर्बाद न हों, इसलिए सैनिक चाकू से कैदियों को एक एक कर मारने लगे। जब नजरेट की बारी आई तो उसका सैनिक पहले झिझका। अधिकारी ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखी, तब जाकर उसने वार किया, लेकिन नजरेट को लगी चोट घातक नहीं थी। बाकी सैनिक जब लाशों को लूटने लगते हैं तो वही हिचकिचाने वाला सैनिक नजरेट को बचाता है और दूसरों से छिपा देता है। शाम को जब सभी चले जाते हैं, नजरेट अपने मरे हुए साथियों के बीच से उठ खड़ा होता है। फिर वही सैनिक जिसे नजरेट पर तरस आता है, वह उसकी रस्सियां काट देता है, पानी पिलाता है और उसकी चीज़ें लौटा देता है। वह बताता है कि उसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया इस शर्त पर कि वह आर्मेनियाई लोगों को मार देगा। फिर दोनों मिलकर उस मौत के मैदान से दूर निकल जाते हैं। अगले दिन पहाड़ों से गुजरते हुए वे एक और सैनिकों के दल से मिलते हैं। सैनिक उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी। सैनिक देखते हैं कि नजरेट आर्मेनियाई है और उसके गले की चोट देखकर समझते हैं कि अब वह बोल नहीं सकता। वे सलाह देते हैं कि जख्म साफ करो और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नजरेट का साथी मेहमत उन सैनिकों के दल से जुड़ जाता है और उनके साथ राहगीरों को लूटने लगता है। इसी दौरान नजरेट का एक पुराना ग्राहक उनके बीच आ जाता है। वह नजरेट को पहचान लेता है और मदद मांगता है कि उसके लिए कोई अच्छी बात कह दे। मजदूर वर्ग और व्यापारियों की दुश्मनी याद करते हुए नजरेट अपने पुराने ग्राहक से मुंह फेर लेता है। साथ ही तुर्क सैनिक बताता है कि नजरेट का शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है, सब कुछ लूट लिया गया है और सारे लोग जबरन कहीं और ले जाए गए हैं। बाद में जब लूट का माल बांटा जा रहा होता है तो वह हिस्सा लिए बिना वहां से निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि वह अपने परिवार को ढूंढ सकेगा। उसके साथी विदाई में उसे कपड़े देते हैं और सलाह देते हैं कि वह अपना क्रॉस छुपा कर रखे ताकि बाकी लोगों के बीच अलग न दिखे। मेहमत जाते जाते अपने जूते उसे दे देता है और नजरेट से माफ़ी मांगता है। नजरेट अकेला रेगिस्तान पार करता है
रेत का तूफान चलता है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह एक कुएं तक पहुंचता है, मगर पानी नहीं पी पाता, क्योंकि किसी ने उस पानी में लाशें डाल दी थीं। वह प्यासा और थका हुआ आगे बढ़ता है। उसकी पानी की बोतल भी खत्म हो जाती है और उसके साथ उसकी ताकत भी। थककर वह रेगिस्तान की रेत पर गिर जाता है। बेहोशी में उसे अपनी पत्नी नजर आती है, जो उसे उठने के लिए कहती है। किसी तरह नजरेट संभल कर एक कैंप तक पहुंचता है और वहां के मालिक को अपनी छुपाया हुआ सोने का सिक्का देता है। मालिक सिक्के की असली होने की जांच करता है और फिर उसे थोड़ा खाना दे देता है। खाना खाते समय वहां से एक छोटी लड़की भागकर आती है और नजरेट से गुहार लगाती है कि उसे यहाँ से ले चले, लेकिन मालिक उसे डांटकर भगा देता है। इसके बाद नजरेट रेल की पटरियों तक पहुंचता है। वहां वह देखता है कि बच्चों का एक झुंड एक बूढ़ी औरत के साथ चल रहा है। वह उनका पीछा करता है और एक शरणार्थी शिविर पहुंचता है। वहां सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े ही रहते हैं। भूखे प्यासे बच्चे नजरेट के चारों ओर आ जाते हैं और वह मजबूर होकर उन्हें अपनी पानी की मशक दे देता है। कैंप के अंदर वह हर तरफ भूख से मर चुके लोगों की लाशें देखता है। चेहरों को ध्यान से देखते हुए उसे अचानक अपनी पत्नी की बहन दिखती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वह बताती है कि उसके सामने ही पूरा परिवार मर गया। नजरेट उसके पास बैठता है जब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं। मरने से पहले वह औरत उससे विनती करती है कि उसे तकलीफ से छुटकारा दिला दे। काफ़ी देर बाद नजरेट उसकी बात मानकर गला दबाकर उसकी पीड़ा खत्म करता है। सुबह जब वह उस कैंप से निकलता है तो गुस्से में पत्थर उठाकर भगवान की तरफ फेंकता है। तभी एक पहरेदार उसे देख लेता है, लेकिन नजरेट समझदारी से भाग निकलता है। वह रेलवे ट्रैक पर भटक रहा होता है कि पीछे से एक ट्रेन आती है। पहाड़ चढ़ाई और मोड़ होने के कारण ट्रेन धीमी होती है और नजरेट चुपके से एक डिब्बे में चढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद वह पकड़े जाने से बचने के लिए ट्रेन से कूद जाता है। गार्ड उसे देखते हैं, लेकिन एक आर्मेनियाई कैदी के लिए इतनी बड़ी गाड़ी रोकना उन्हें बेकार लगता है। थोड़ी दूर उसे एक राहगीर अमार मिलता है, जो उसे खाना खिलाता है और पूछता है कि वह कौन है। नजरेट गले का घाव दिखाकर समझा देता है कि उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खो चुकी है। वह राहगीर अमार पहचान लेता है कि नजरेट आर्मेनियाई है और उसकी मदद करने का वादा करता है। वह कहता है कि वह उसे फौजी चौकियों से बचाकर अलेप्पो शहर तक ले जाएगा। शहर की धूल भरी गलियों में सैनिक उनकी गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है। अमार उन्हें साबुन देकर रिश्वत देता है। सैनिक कोई ध्यान नहीं देते और नजरेट बचकर निकल जाता है। अमार नजरेट को अपनी साबुन की फैक्ट्री ले जाता है और कहता है कि पहले नहा लो और खाना खा लो। फिर नजरेट वहाँ दूसरों के साथ काम करने लगता है। बस फ़र्क इतना था कि बाकी मजदूर पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन नजरेट पढ़ा लिखा था। कुछ ही समय बाद अमार एक और आर्मेनियाई शरणार्थी क्रिकोर को लाता है और उसे नजरेट के साथ रहने देता है। इस तरह नवंबर 1918 आता है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। उस्मानी साम्राज्य, जो हारने वाली तरफ था, अब टूटने के कगार पर है। अब तक दबाए गए अल्पसंख्यक लोग तुर्कों पर पत्थर फेंकते हैं। नजरेट को भी एक पत्थर दिया जाता है। वह पत्थर उठाता है, लेकिन तभी एक घायल बच्चा देखता है और उसे याद आता है कि कैसे आर्मेनियाई लोगों को भी इसी तरह शहर से निकाला गया था। इसी दौरान अमार शरणार्थी आर्मेनियाई लोगों को रहने की जगह देने की पेशकश करता है। साबुन की फैक्ट्री में नजरेट और क्रिकोर देखते हैं कि धीरे धीरे और भी लोग काम पर आते जा रहे हैं, जबकि साबुन का काम ठप पड़ा है। एक दिन वेश्यालय जाते हुए नजरेट का ध्यान सफ़ेद चादर पर चलती तस्वीरें पर जाता है। चार्ली चैपलिन की कॉमेडी देखकर वह हैरान रह जाता है। ये नज़ारे उसे उसकी खोई हुई परिवार की याद दिला देते हैं। जब सब दर्शक चले जाते हैं, वह खाली हॉल में अकेला बैठा रहता है। तभी उसे लिवोन मिलता है, जो कभी उसकी ही वर्कशॉप में काम करता था। लिवोन उसे देखकर खुश हो जाता है और चौंकाने वाली बात बताता है कि नजरेट की बेटियां जिंदा हैं। मरने से पहले उसकी पत्नी ने दोनों बच्चियों को एक अरबी परिवार को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ यह लिवोन को नहीं पता था। बचे हुए आर्मेनियाई अपने रिश्तेदारों को अखबार में दिए गए एडवर्टाइज से ढूंढ रहे थे। नजरेट भी हर किसी से अपनी डायरी दिखाकर पूछता है, क्या मेरी बेटियां यहाँ हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। क्रीकोर की मदद से वह अखबार में एडवर्टाइज देता है। तभी उसे सलाह मिलती है कि वेश्यालय में तलाश करे, क्योंकि बहुत सी आर्मेनियाई लड़कियां वहां शरण ले चुकी थीं। वह जाता है, लेकिन वहां भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वह अनाथाश्रम पहुंचता है। वहां की मैडम उसे पूरे देश के अनाथालयों की सूची देती है। नजरेट ठान लेता है कि वह हर जगह जाकर बेटियों की खोज करेगा। क्रिकोर और अमार से विदा लेकर वह साबुन की फैक्ट्री छोड़ देता है, जो उसके लिए एक घर बन चुकी थी। सालों की तलाश के बाद 1922 आ जाता है। अब नजरेट लेबनान में है। उसकी डायरी में अब मुश्किल से कुछ ही पते बचे हैं, लेकिन उसकी बेटियों का अब तक कोई पता नहीं चला। एक दिन एक अनाथालय में नजरेट को अपनी बेटियों की तस्वीर दिखाई देती है। वहाँ की मैडम बताती है कि दोनों जिंदा हैं,
बस एक लड़की का पैर टूटा हुआ था, इसलिए वह थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी। लेकिन जुड़वां बहनें अब वहाँ नहीं थीं, क्योंकि वे बड़ी होने पर साल भर पहले अनाथालय छोड़ चुकी थीं। वहाँ की एक टीचर बताती है कि दोनों क्यूबा चली गई हैं शादी करने के लिए। फ़ोटो और नया पता लेकर नजरेट नाविक बनकर जहाज़ पर चढ़ता है ताकि आज़ादी के टापू तक पहुँच सके। लंबे सफ़र के बाद जैसे ही दूर से क्यूबा दिखाई देता है, जहाज़ के यात्री खुशी से झूम उठते हैं। नजरेट के चेहरे पर भी बरसों बाद मुस्कान आ जाती है। वहाँ पहुंचकर वह गलियों में बेटियों का पता पूछता है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती। आखिरकार एक गाड़ी वाला, जिसे रास्तों की जानकारी थी, सही जगह बता देता है। शाम तक नजरेट एक नाई की दुकान पहुंचता है। दुकानदार उसका नाम सुनते ही पूछता है कि क्या वह जुड़वां बेटियों का पिता है। फिर बताता है कि लड़कियां 6 महीने पहले ही अमेरिका चली गईं। वह नजरेट को एक व्यापारी एडलमैन का कार्ड देता है, जिनके लिए बेटियां काम करती थीं। नाई उसे खाना खाने और रात वहां बिताने को कहता है। खाने की मेज़ पर बैठी घर की मालकिन नजरेट को बताती है कि उसकी बेटियां शादीशुदा नहीं हैं। एक आदमी ने लंगड़ी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद दूसरी ने भी शादी से मना कर दिया। सुबह वे लोग एडलमैन को टेलीग्राम भेजते हैं और जल्दी ही जवाब मिलता है। लड़कियां अपना काम छोड़ चुकी हैं और अब उनका कोई पता नहीं है। निराश नजरेट अब फैसला करता है कि वह अमेरिका जाएगा और अपनी खोज जारी रखेगा, लेकिन नाई उसे समझाता है कि गूंगे बहरे जैसे बीमार लोगों को वहां आसानी से दाखिल नहीं किया जाता। सीमा पर लोकतांत्रिक अधिकारी बीमार लोगों को लौटा देते हैं। तब वे एक योजना बनाते हैं कि रम तस्करों के साथ छिपकर अमेरिका पहुंचें, लेकिन टिकट के पैसे चाहिए थे, इसलिए नजरेट बर्तन धोने और कोयला ढोने जैसे छोटे काम करने लगता है। इस बीच उसे पता चलता है कि उसकी आस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। नाई उसे चर्च ले जाता है और कहता है कि भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। वहाँ नाई की पत्नी नजरेट को उस आदमी की ओर इशारा करती है जिसने उसकी बेटी को लंगड़ाने की वजह से शादी से ठुकरा दिया था। प्रार्थना सभा के बाद नजरेट उस आदमी का पीछा करता है और उसे किसी कोने में पकड़कर पीट देता है, लेकिन जाते जाते उसे लगता है कि यह काफ़ी नहीं था। वह लौटकर उसका बटुआ भी ले लेता है। उसी रकम से अब उसके पास नाव का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो जाता है। नाव पर चढ़ने की तैयारी करते समय वह नाई को यह नहीं बताता कि यह पैसे कहाँ से आए। कुछ ही दिनों बाद वह फ्लोरिडा के तट पर पहुंच जाता है। वहां बहादुर अमेरिकी तस्कर पहले से ही नकली शराब का इंतजार कर रहे थे। ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकता है और वहीं नजरेट को उतार दिया जाता है। अब आगे की राह उसे अकेले ही तय करनी थी। रास्ते में चलते हुए नजरेट एक फार्म पर मुर्गी देखता है। भूख मिटाने के लिए वह उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फार्म का मालिक उसे पकड़ लेता है। नजरेट भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसका पीछा करते हैं। मौका पाकर वह एक किसान पर झपटता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। थोड़ी देर की झड़प के बाद वह जीत जाता है। फिर एक घर से ताजे अंडे और रोटी उठाकर बाहर निकलता है। उसी समय उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। वह दौड़कर पटरियों पर पहुंचता है और चलते हुए डिब्बे पर कूद जाता है। इस तरह नजरेट अमेरिका में रेल से सफ़र करता रहता है और धीरे धीरे मिनेसोटा पहुंचता है, वही जगह जहां उसकी बेटियां रहती थीं। कुछ दिनों बाद वह मिनियापोलिस पहुंचता है और वहां कारोबारी एडलमैन से मिलता है, लेकिन एडलमैन के सभी मजदूरों से पूछताछ करने के बाद भी नजरेट को कोई मदद नहीं मिलती। 1923 में नजरेट उत्तरी डकोटा में रेल लाइन बिछाने का काम कर रहा था। वहां उसने देखा कि एक मजदूर एक स्थानीय औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नजरेट ने बीच में दखल दिया और औरत को भागने का मौका दिया, लेकिन इससे उस मजदूर के दोस्तों को गुस्सा आ गया। उन्होंने नजरेट को बुरी तरह पीटा और बेहोश हालत में रेल की पटरियों पर छोड़ दिया। रात में बर्फ से ढका पड़ा नजरेट आधे होश में अपनी बेटियों की आवाज़ें सुनता है। असल में यह उसका भ्रम था। फिर भी वह उठता है और अंधेरे में पटरियों पर चलते हुए दूर एक रोशनी देखता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर पहुंचता है। यह आर्मेनियाई मजदूरों की बस्ती थी। वहां किसी को भी उसकी बेटियों की तस्वीर पहचान में नहीं आती, लेकिन वे बताते हैं कि पास ही एक और आर्मेनियाई बस्ती है। नजरेट रात वहीं गुजारता है और सुबह बर्फीले पहाड़ों व जमी हुई झीलों को पार करते हुए अपनी खोज जारी रखता है। आखिरकार वह एक छोटे से शहर में पहुंचता है। वहां वह सुनसान सड़क पर एक लंगड़ाती औरत को देखता है। नजरेट उसके पीछे जाता है और बेटी का नाम पुकारना चाहता है, मगर उसकी पुरानी गले की चोट के कारण आवाज़ नहीं निकल पाती। फिर भी जैसे उस औरत को एहसास हो जाता है, वह पीछे मुड़ती है और अपने पिता को पहचानकर हैरान रह जाती है। नजरेट उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। लड़की उसके गले पर वही रुमाल देखती है जिसे उसकी बहन ने अपने हाथों से दिया था। पिता और बेटी दोनों ही खुशी के आंसू रोक नहीं पाते, लेकिन जब नजरेट पूछता है कि दूसरी बेटी कहाँ है, तो वह चुप हो जाती है।
फिर धीरे से बताती है कि उसकी जुड़वां बहन हाल ही में मर गई है। वह अपने पिता को देखे बिना ही दुनिया से चली गई थी। आखिरी दृश्य में नजरेट और उसकी बेटी बहन की कब्र पर जाते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और दूर खेतों की ओर चलते चले जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।